एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से साइंस क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि कार्बन के एलोट्रॉप्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि कार्बन जो है एक स्पेशल कंपोनेंट सिर्फ एलोट्रॉप की वजह से ही नहीं होता है। स्पेशलिटी का मतलब क्या है कहने का कि जो अर्थ क्रस्ट में या लिविंग बीइंग्स में सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसमें सबसे ज़्यादा कंपोनेंट कार्बन और हाइड्रोजन का होता है। कार्बन एक स्पेसिफिक कंपाउंड इसलिए भी होता है क्योंकि कार्बन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं हम क्या, कैटेनेशन। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टी है कैटेनेशन। कैटेनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कोई भी एलिमेंट, अगर हम बात करें हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो या सल्फर हो, कोई भी एलिमेंट जब एक चेन बनाता है, चेन कैसे बनाएगा? अपने ही एलिमेंट के साथ जुड़ के, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब क्या हो गया, हाइड्रोजन में अगर हम यहां पे 3 हाइड्रोजन लगा लें तो क्या H3 पॉसिबल है? ये कभी नहीं बन सकता। तो मतलब इनकी चेन एक फिक्स नंबर में स्टेबल है। लेकिन क्या है, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से तो जरूर जुड़ जाते हैं, लेकिन अब इसके बाद इसके पास बॉन्ड कैपेबिलिटी नहीं बचती है। ठीक उसी तरह अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर के जो मॉलिक्यूल हैं ये कितने, 8 नंबर तक जुड़ सकते हैं। और 8, ये टोटल 8 नंबर तक जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर यहां पे 9वां कंपोनेंट जोड़ेंगे तो ये कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, चेन तो बन रही है लेकिन एक लिमिट लगी हुई है। लेकिन कार्बन के पास एक ऐसी स्पेशलिटी होती है जिसमें ये सेल्फ लिंकिंग कर सकते हैं कार्बन कार्बन के साथ, और ये कार्बन n नंबर तक, इनफिनाइट नंबर तक कार्बन चेन बना सकते हैं अपने ही एलिमेंट के साथ जुड़ के। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। किसकी? कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब खुद से जुड़ने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, कैटेनेशन। कैटेनेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट टू फॉर्मिंग अ लॉन्ग चेन। अब ये चेन कैसी हो सकती है, ये चेन साइक्लिक भी हो सकती है, मतलब एक सर्किल बन सकता है, कार्बन 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 और कार्बन। अब ये आपस में एक दूसरे से मिलके एक क्लोज स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और ये क्लोज स्ट्रक्चर साइक्लिक भी हो सकती है या ये ओपन चेन स्ट्रक्चर हो सकती है। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर भी बन सकती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बन सकती है। इसके अलावा कार्बन की एक और स्पेशलिटी है कि कार्बन इसी चेन पैटर्न पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ने के साथ साथ, जैसे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ गया था, लेकिन कार्बन यहां पे जुड़ने के बाद रुकेगा नहीं, क्योंकि ये एक और बॉन्ड बना के इस चेन को भी, ट्रिपल बॉन्ड की चेन को भी ये बढ़ा सकता है, डबल बॉन्ड की चेन को भी ये बढ़ा सकता है, लेकिन नाइट्रोजन ऐसा नहीं कर सकता है। तो कार्बन इसलिए ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा कैटेनेशन या सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मतलब खुद से जुड़ के नया नया चेन बनाने की जो प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा किसमें होती है, कार्बन में। अब पढ़ते हैं कार्बन की अगली प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं हम क्या, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी भी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कार्बन को क्या बनाती है, स्पेशल फील कराती है कि हम तुम्हें सबसे ज्यादा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि तुम क्या हो, टेट्रावैलेंट भी हो। टेट्रावैलेंट, इससे पहले और क्या क्या पढ़ा था हमने, क्या क्या था, जो क्या थी प्रॉपर्टी, एलोट्रॉपी की थी। इसके अलावा और अभी हमने पढ़ा कैटेनेशन की, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, टेट्रावैलेंट की। टेट्रावैलेंट मतलब टेट्रा हमने बताया था 4, इसका नंबर का मतलब होता है 4, और वैलेंट मतलब क्या है, ये वैलेंसी को डिफाइन करता है। वैलेंसी, इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। संयोजकता का मतलब होता है जुड़ना, कि 4 लोग इसके साथ जुड़ सकते हैं, मतलब ये 4 एटम्स को अपने साथ कंबाइंड कर सकता है। ये जो एबिलिटी होती है कार्बन की टू कंबाइनिंग द 4 एलिमेंट विद देम, दैट इज टर्म्ड एज टेट्रावैलेंसी। और ये स्पेसिफल बनाती है किसको, कार्बन को। कार्बन क्या बना सकता है, 4 बॉन्ड। अब इस 4 बॉन्ड की वजह से कार्बन
डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ सकता है और इस कार्बन पे एक और दो फर्दर दो एलिमेंट को और जोड़ सकता है, तो इसकी वजह से चेन और लंबी हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो ठीक इसी तरह ये कार्बन डबल बॉन्ड का केस हो जाता है। अगर हम बात करें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ, तो फिर भी एक कार्बन पे एक दो तीन बॉन्ड हो गए, चौथा बॉन्ड खाली रह जाता है। ठीक उसी तरह इधर एक दो तीन और चौथा खाली रह गया। तो ये क्या है, प्रॉपर्टी कार्बन की टेट्रावैलेंट प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। मतलब इसके साथ चार लोग एक साथ जुड़ सकते हैं और ये किसी को क्या नहीं करता है, मना नहीं करता है, ज्यादातर एलिमेंट को अपने साथ क्या कर सकता है, जोड़ सकता है। तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4। इसलिए हम कार्बन को एक स्पेशल स्टेटस देते हैं और हम ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के बारे में ही पढ़ते हैं। तो कार्बन की प्रॉपर्टीज़ के बाद अब हम आते हैं बेसिकली ऑर्गेनिक के कुछ हिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक काफ़ी अच्छा खासा सुनने में नाम लगता है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। इसके बारे में हमने कुछ डिफरेंसेस पहले वीडियोस में पढ़ रखे हैं। ऑर्गेनिक में हमने पढ़ा था स्पेशल कि क्या कंटेंट करते हैं ये, कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, सल्फर, नाइट्रोजन, ब्रोमीन एक्सेट्रा कुछ एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जितने भी एलिमेंट हैं सब मिलके बनाते हैं, ऑल एलिमेंट। ठीक है, अगर हम डिफिनीशन के टर्म्स में जाएं तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस विच हैव द स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड के जो स्पेसिफिक फॉर्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक। एंड ऑल काइंड ऑफ मटेरियल इज टर्म्ड एज द इनऑर्गेनिक। आर काइंड ऑफ कंपाउंड और सब्सटेंसेस इज इनऑर्गेनिक इन नेचर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हम अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बाहर से देखने पे, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, जो कुछ भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इनके एक्सेप्शंस हर जगह पे मिलेंगे। स्टेप बाय स्टेप जहाँ जहाँ एक्सेप्शंस आएंगे हम बताएंगे। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे क्या, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, तो सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक होते हैं ऐसा नहीं है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड इनऑर्गेनिक भी होते हैं। इन सब के बारे में हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम सॉलिबिलिटी की। तो जो सॉलिबिलिटी होती है कौन, ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर हम बात करें वाटर में यानी कि पानी में अगर घोला जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो ये कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल मतलब ये घुलते नहीं हैं। हाँ, जब हम डिफरेंशिएट पढ़ेंगे, अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, तो वहां पे हम पाएंगे कि कुछ सब्सटेंसेस हैं जो घुल भी जाते हैं। वैसे ही इनको घोलने के लिए, अब जब वाटर में ये घुलेंगे नहीं तो घोलने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि इनको हम हमेशा के लिए छोड़ देंगे फ्रीली, घूमते टहलते रहो। इनको भी हम घोल के कंट्रोल करेंगे। तो घोलने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कौन से, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अगर हम बात करें तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही घुलेगा। एग्जांपल की अगर हम बात करें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की, तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, ईथर या बेंजीन। ईथर में या बेंजीन में या अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड, हम इनमें किसी में भी इसको क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं। उसी तरह इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें तो ये क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। एक्सेप्शन हर जगह मिलेंगे, ध्यान रखना। वाटर में क्या हो जाते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में। और इनसॉल्युबल होंगे किसमें, इनसॉल्युबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक में। ठीक है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। अब यहां पे अगर बात करें इसके मेल्टिंग पॉइंट की या बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट सबको पता है ना, जब कोई सब्सटेंस सॉलिड फेज में हो और फिर वो किसमें, लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो उस टेम्परेचर को, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे बर्फ 0 डिग्री की आइस भी होती है और 0 डिग्री का पानी भी होता है। तो 0 डिग्री क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है किसका, आइस का। ठीक उसी तरह जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जो सब्सटेंस बॉइल करने लगता है, बॉइल कौन करेगा, सॉलिड तो करेगा नहीं, लिक्विड ही करेगा।
और लिक्विड जब बॉइल करता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, वेपर फेज में। तो एक ऐसा टेम्परेचर जहां से लिक्विड वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, ये लो होता है, कम होता है, ठीक है। उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, हाई होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी सब्सटेंसेस की वोलेटिलिटी की बात करें या कंबस्टिबिलिटी की, मतलब कंबस्टिबल मतलब क्या, ऐसे सब्सटेंस जो जलाए जा सके या बर्न किए जा सके, उनको क्या बोलते हैं, कंबस्टिबिलिटी प्रॉपर्टी बोली जाती है। और वोलेटिलिटी, कंबस्टिबिलिटी मतलब कंबस्शन हो सकता है, इसका मतलब जल सकते हैं, ये बोला जाता है कंबस्शन। या वोलाटाइल क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे ये वेपर बना के उड़ाए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी सब्सटेंस है, अगर जला के उसको वेपर फेज में कन्वर्ट किया जाए और वो खत्म हो जाए, जैसे कपूर को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, धुआं बन के उड़ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, वोलाटाइल कहलाता है, ठीक है। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं जब जादू या मैजिक, तो क्या होता है, चुटकी बजाया और एक पर्सन क्या है, सीधे गायब हो गया। तो ऐसा रियलिटी में तो होता नहीं है, लेकिन अगर ये गायब होने का सब्सटेंस हम यहां से जोड़ के देखें तो ये क्या कहलाएगा, वोलाटाइल। वो पर्सन कैसा है, वोलाटाइल है, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है। तो वोलाटिलिटी क्या हो जाएगी, समझ में आया। तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में वोलाटिलिटी होती है, लेकिन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ना ये कंबस्टिबल होते हैं, ना इनको हम जला सकते हैं और ना इनको धुआं बना के उड़ा सकते हैं, ठीक है ना। फिर अगर हम बात करें इनके कंडक्टिविटी की, तो ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। नॉन कंडक्टर होने का मतलब क्या है, और ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी इनके आर पार आसानी से होके चली जाएगी, किसके, इनऑर्गेनिक के। लेकिन यहां पे जब बात करेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, तो इनके आर पार इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा पाती है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं कुछ कॉमन, नोट कर सकते हैं आप, पूछे जाते हैं डिफरेंस इन बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, तो यहां पे आप इनको लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के हिस्ट्री के बारे में, कि जैसे हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन ये किसने सबसे पहले क्या टर्म दिया। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इन सब के रिलेशन में, तो एक साइंटिस्ट हुए थे लैवोसियर बोलते हैं इनको। लैवोसियर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले टर्म दिया कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन है, सारे के सारे एनिमल एंड वेजिटेबल्स का मतलब यहां पे पूरे के पूरे प्लांट किंगडम की बात की जा रही है। तो सारे के सारे वेजिटेबल सब्सटेंस कैसे हो जाते हैं, ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक का जो टर्म है ये इन्होंने क्या किया, प्रोवाइड किया, ठीक है। मतलब इनके हिसाब से क्या था कि जो सब्सटेंसेस एनिमल और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं वो सब क्या है, ऑर्गेनिक, बाकी सब कुछ क्या है, इनऑर्गेनिक, ठीक है। इसी थ्योरी को थोड़ा सा सपोर्ट देते हुए एक आए बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट। बर्जीलियस ने कहा कि जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनके बनने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड है, वो फोर्स सिर्फ लिविंग बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। इसको नाम दिया इन्होंने वाइटल फोर्स, मतलब इसको बोलते हैं जैविक बल। ये जैविक बल सिर्फ और सिर्फ कहां पे, अब जहां पे जीव होगा यानी कि जीवन होगा वहीं पे तो जैविक बल आएगा। तो इसलिए इनकी जो थ्योरी थी इसको नाम दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी, और कहा गया कि जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो सब के सब किससे हैं, लिविंग बीइंग से बने हुए हैं, और जिंदा या जीव की वजह से जो फोर्स अप्लीकेबल होता है उसी फोर्स की वजह से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनके तैयार होते हैं। पर क्या ऐसा होता है, बेसिकली इनकी थ्योरी को गलत साबित करने के लिए एक साइंटिस्ट आए, इन्होंने वोहलर, इनका नाम है
वोहलर नाम के साइंटिस्ट ने इनकी थ्योरी को सबसे पहले तो रॉन्ग प्रूफ किया कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सिर्फ जैविक बल से ही नहीं बन सकते, ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। और इन्होंने प्रूफ करके दिखाया, सबसे पहला एलिमेंट, फर्स्ट ऑर्गेनिक एलिमेंट बनाया, फर्स्ट ऑर्गेनिक एलिमेंट जिसका नाम होता है क्या, एलिमेंट क्यों बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे कंपाउंड। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना इसको बोलते हैं हम यूरिया। यूरिया हमारा सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ जो हमने लेबोरेटरी में बनाया। और ये जो होता है ये होता है NH2 होल ट्वाइस CO। ये अमाइन ग्रुप के डाई ग्रुप और कार्बन मोनोऑक्साइड, बेसिकली ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बोलते हैं इसको, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच होता है। तो ये कंपाउंड सबसे पहले बनाया वोहलर ने और कहा कि नहीं, वाइटल फोर्स थ्योरी जो है आपकी ये बिल्कुल बर्जीलियस साहब गलत है। हमारी जो थ्योरी है वो क्या कह रही है कि हम सिंथेसाइज करके भी बना सकते हैं। तो मतलब सिर्फ जैविक बल का देना ये गलत है। इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी प्रोग्रेस देखने को मिली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी प्रोग्रेस देखने को मिली और आज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जितने देखने को मिलते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, हमारी खुद की बॉडी, तो अगर ओवरऑल जितने भी सब्सटेंस अर्थ पे हैं उन सबको ऐड कर लिया जाए या जोड़ लिया जाए तो लगभग 90% जो सब्सटेंसेस हैं ये सिंथेसाइज हैं। सिंथेसाइज हैं मतलब सिंथेसिस करके बनाए गए हैं लेबोरेटरी में। मतलब एनिमल और वेजिटेबल ऑर्गेनिक कंटेंट जो कैरी करते हैं वो सिर्फ 10% है, 90% तो लेबोरेटरी में बन चुका है। अब अगर हम बात करें इस ऑर्गेनिक के 90% सिंथेसिस की, तो इसमें सबसे ज्यादा कंपोनेंट जो कैरी करता है वो कौन होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की अगर हम सोर्सेस की बात करें तो नेचर में कई सारे सोर्सेज होते हैं जो नेचर से हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट से हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस निकाल सकते हैं। कौन कौन से, प्लांट से हमें एसिड मिल सकते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं, स्टार्च, वो क्या है, हाइड्रोकार्बन ही तो है, मतलब ऑर्गेनिक का पार्ट है। इसके अलावा हम बात करें एनिमल्स से, तो एनिमल्स से भी क्या है, यूरिन के थ्रू यूरिया निकलता है। इसके अलावा प्रोटीन, प्रोटीन भी किसके हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें डाइज के फॉर्म में, तो कलर करने के लिए कोयले को यूज किया जाता है। जैसे हमने बताया था प्रिंटर इंक में यूज करते हैं ना लैम्प ब्लैक कार्बन को, तो वो क्या है, डाई या कलरिंग करने के लिए भी यूज किया जाता है। इसके अलावा फूड मटेरियल में अगर हम इनके पर्पजेस देखें, ये तो क्या हो गया कि जहाँ पाए जाते हैं, इनके अगर हम यूजेस देखें या इनके फायदे देखें, तो जब हम खाते हैं खाने के फॉर्म में, तो क्या दाल चावल रोटी सब्जी यही सब तो खाते हैं ना। तो चावल मैक्सिमम कंटेंट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, या हम खाते हैं फैट, या हम खाते हैं प्रोटीन। तो मैक्सिमम सारे के सारे कंपोनेंट किसके बने होते हैं, ऑर्गेनिक के। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे कंपोनेंट बने होते हैं। अब यहां पे जब ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक का सबसे ज्यादा कंपोनेंट कैरी करने वाला जो कंपाउंड है ये होता है हाइड्रोकार्बन। क्या है इसका नाम, हाइड्रोकार्बन। ऐसा मान के चल सकते हैं कि अगर कार्बन के एक मॉलिक्यूल कहीं पे प्रेजेंट है तो उसको चारों तरफ से घेरने के लिए 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कार्बन सबसे ज्यादा पाया जाता है तो कार्बन से भी ज्यादा कौन पाया जाता है, हाइड्रोजन। इसकी गिनती थोड़ा सा कम होती है क्योंकि इसका वजन बहुत कम होता है। ठीक है, इसका मास सिर्फ 1 ग्राम होता है और कार्बन का अकेले 12 ग्राम होता है। तो इसके साथ अगर 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तब भी अकेले ये 12 और ये 4, तो वजन के हिसाब से ये काफ़ी छोटा हो जाता है। लेकिन अगर नंबर्स काउंट करें एटम के तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन ये जुड़ता है किसके साथ, हाइड्रोजन और कार्बन। अब कोई अगर टर्म यहाँ पे बात करें हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन का, तो हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड, या हाँ कंपाउंड की ही बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स नहीं बोल सकते, तो ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और
कार्बन से मिलके बने हैं, सिर्फ ओनली टर्म यहां पे यूज करेंगे, द कंपाउंड आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, दैट टर्म्ड एज द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बहुत बड़ा टॉपिक है, अगले वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन के साथ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन था और डिफरेंसेस थे, हिस्ट्री और कार्बन की स्पेशलिटी की, क्यों हम कार्बन यूज कर लेते हैं या करते हैं, और कार्बन की स्पेशलिटी क्या है कि ये ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसमें मैक्सिमम अपना पार्टिसिपेट करता है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। इनसे रिलेटेड अगर कोई सवाल या कोई सलाह या सुझाव है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में आपको इंस्टाग्राम आईडी लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी, उसमें आप मैसेज करके बता सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं। हाइड्रोकार्बन के साथ मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।